बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 5101 कैलकुलस 1 के लेक्चर के साथ। इसमें हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे 141 टू 145। ये इंशाल्लाह ताला हमारा सेकंड लास्ट मॉड्यूल होगा। इसके बाद लास्ट जो 5 मॉड्यूल होंगे उनको हम एक फ़ाइनल लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी प्लेलिस्ट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाजमी इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें, और कोई मसला परेशानी हो तो कमेंट लाजमी करें। तो इसमें हम जो है इंटीग्रेशन की टेक्निक एंड अदर टेक्निक जो है उसको हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर ली थी, जो कि कंपोजिट फंक्शंस के लिए हमने पढ़ा था कि अगर हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो अगर हमने उसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना है तो वो हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हैंडल्स चेन रूल लाइक इंटेग्रल्स। तो इसने बोला है कि जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड था, टेक्निक थी, वो हम जहाँ पे जिस डेरिवेटिव में हम चेन रूल लगाते थे ना कंपोजिट फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव में चेन रूल लगाते थे, तो इंटीग्रेशन में हम उस तरह के फंक्शंस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बट व्हाट अबाउट प्रोडक्ट्स लाइक, कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं, उनका इंटेग्रल हमने फाइंड आउट करना है। यानी ये देखें, एक फंक्शन एक्स है, दूसरा फंक्शन कॉज एक्स है, दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो तब उनका इंटेग्रल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। वी रिवर्स द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर सच सिचुएशन। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों, ज़रब हो रहे हों, तो उनका इंटेग्रल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम प्रोडक्ट रूल को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। प्रोडक्ट रूल जो डेरिवेशन का प्रोडक्ट रूल था, जो हम डेरिवेशन के लिए पढ़ के आए थे, डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल जो पढ़ा था, उस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके एक फार्मूला डिडक्ट करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होगा। तो वो हम इस तरह के जब सिचुएशन आएगी तो हम वहाँ पे लगाएंगे वो फार्मूला। ठीक है। तो चलिए फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं कि फार्मूला हमारा किस तरह आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट का फार्मूला, जो डेरिवेशन के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला था, वो हमारे पास था कि अगर दो फंक्शन आपस में ज़रब हो रहे हो तो हम उनका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उनका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव यानी ये देखें जी डैश प्लस, फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही, जी हमने वैसे ही, और एफ डैश पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल था डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल था डेरिवेटिव के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो इस तरफ यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ गई। अब ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये डेरिवेटिव है ना, ये वाला डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरफ सिर्फ एफ जी बच जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ एफ जी। तो ये देखें मैंने एफ जी लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट हो गए और सिर्फ एफ जी बच गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, साथ डी एक्स आ गया, इस पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करके साथ डी एक्स आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया कि सिर्फ इसको थोड़ी सी तरतीब दी है कि ये जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ जो है, वो हमने क्या किया कि इसको उठा के बल्कि ये वाली चीज़, ये जो इंटेग्रल था, इसको उठा के हम इसके साथ ले गए। तो ये देखें, यहाँ पे प्लस था तो इस तरफ जाके ये माइनस हो गया। तो एफ जी माइनस ये वाला इंटेग्रल और ये वाला इंटेग्रल इसी तरफ रह गया। ठीक है। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करके हम चीज़ों को यहाँ पे इस फार्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेट कर लेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि जो फंक्शन एफ है वो यू के बराबर है, जो फंक्शन एफ है वो किसके बराबर है, यू के। तो देखेंगे ये वाला एफ जो होगा, हम इस चीज़ को लेट करेंगे और ये चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो देखेंगे एफ को हमने क्या कर लिया, यू के बराबर लेट। तो दोनों तरफ जब यू डी अप्लाई करेंगे तो ये डी यू बन गया, और यहाँ पे जब डी अप्लाई करेंगे तो इसका डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ डैश आ जाएगा। तो एफ डैश जब डी अप्लाई किया और डेरिवेटिव ले लिया, तो साथ आपने क्या लगाना होता है, डी एक्स लगाना होता है। डी एक्स क्यों आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके हिसाब से कर रहे हैं, डी एक्स के हिसाब से। तो साथ डी एक्स लाजमी लगाना होता है।
अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे कि जी डैश एक्स, ये वाली जो जी डैश डी एक्स है ना, जी डैश डी एक्स, इसको हम डी वी के बराबर लेट कर लेंगे। जी डैश डी एक्स को हमने किसके बराबर लेट कर लिया, डी वी के बराबर। अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन ये अप्लाई करें। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट गए तो सिर्फ जी बच गया। यहाँ से इंटीग्रेशन और डी जो है ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस तरफ से जी बच गया और इस तरफ से वी बच गया, तो जी बराबर किसके आ गया, वी के आ गया। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला बनेगा, अब जो हमारे पास ये चार वैल्यूज़ आ गई हैं ये हम इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई, एफ को हमने क्या लेट किया था, यू, तो ये देखें यू आ गया। जी डैश डी एक्स को हमने क्या लेट किया था, डी वी, तो ये देखें जी डैश डी एक्स की जगह पे डी वी आ गया, इज इक्वल टू एफ को हमने क्या लेट किया था, यू, और वी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या आई है, वी, तो u इंटू वी आ गया। ये देखें f और g की वैल्यू हमने u और v ये पुट कर दी, माइनस ये वाला आ गया, ये इंटेग्रल वैसे ही आ गया, g की वैल्यू हमारे पास v है तो v आ गई। यहाँ पे f डैश डी एक्स की क्या वैल्यू निकाली है, डी यू, तो ये देखें डी यू हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसका एक इक्विवेलेंट फार्मूला होता है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि आप इस फार्मूले की जगह पे ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिंपल ये चीज़ है कि ये चीज़ इसमें की गई है कि यहाँ पे जो वी था जिसकी हमने इंटीग्रेशन की है बाद में, ये देखें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की है वो सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखी हुई है, यानी कि ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये थोड़ा सा हमें खुद हल करना पड़ेगा बाद में, यानी कि ये देखें वी की हमने इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी वी की इंटीग्रेशन करेंगे, यू का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फिर ये तो हम ज़्यादातर जो है वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों इक्विवेलेंट हैं। सिंपल हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करके हमने वी लिख दिया है, ठीक है। देखें ना कि इंटीग्रेशन करके ये इंटीग्रेशन और डी एक्स आपस में कट के वी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और ये काट के v आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास u का डेरिवेटिव, ये देखें u का डेरिवेटिव डी यू, तो ये देखें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हमने इसमें जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो इसको आपने ज़्यादा याद रखना है, इसी को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये वाला थोड़ा इस्तेमाल होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक u बन रहा है और दूसरा डी वी। हमारे पास u और डी वी हमने इस तरह करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम u को कौन सा फंक्शन लेट करेंगे, ठीक है। जब दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट की शक्ल में दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो हमारे लिए मसला ये होगा कि हम u किसको लेट करें और डी वी किसको लेट करें। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये टेक्निक है कि अगर लॉग फंक्शन हो, अगर दोनों में लॉग फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं और उनमें एक लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन को आपने सबसे पहले u लेट करना है, दूसरा जो होगा उसको डी वी लेट कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर लॉग के बाद कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी प्रायोरिटी इसके बाद है, लॉग के बाद है। यानी कि अगर लॉग नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो लॉग अगर नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू लेट करना है और दूसरा आपका डी वी बन जाएगा। फिर इसके बाद अलजब्राइक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो ये आपने तरतीब रखनी है। अगर दो फंक्शंस आपको दिए गए हों, अगर इनमें से जो पहले आ जाए, अगर एक लॉग है और दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपने यू को लॉग लेट करना है और दूसरा डी वी बन जाएगा, ठीक है। इस तरतीब में आपने इसको प्रायोरिटी देनी है कि अगर दो फंक्शंस आ जाते हैं, जिस तरह के लॉग आ जाता है और अलजब्राइक आ जाता है, तो आपने यू को लॉग लेट कर लेना है और दूसरा अलजब्राइक डी वी बन जाएगा, ठीक है। इस तरतीब में आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यू के लिए, और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है लॉग फंक्शन के लिए यू के लिए, ठीक है। तो ये इसने एक और टेक्निक भी लिखी है कि आपने यू वो फंक्शन लेट करना है, यू को वो फंक्शन लेट करना है कि अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमारे पास सिंपल फंक्शन बन जाए। ये ना हो कि हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो एक और मज़ीद कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाए। और डी वी आपने एक ऐसा फंक्शन लेट करना है कि वो इंटीग्रेट करें तो उसकी इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकें, ठीक है। ये टेक्निक है थोड़ी सी, बाकी हम इसको करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये एग्जांपल है
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन एक्स और कॉज एक्स, दो फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है, अब इसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहली अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में किसकी प्रायोरिटी पहले है, अलजेब्राइक की, अलजेब्राइक पहले है। तो u को आपने कौन सा लेट कर लेना है, x कर लेना है, यानी u फंक्शन में सबसे पहली प्रायोरिटी अलजेब्राइक है। तो अलजेब्राइक x जो होगा उसको आपने u की प्रायोरिटी दे देनी है, उसको u के बराबर, और दूसरा फंक्शन फिर dv हो जाएगा, cos x किसके बराबर हो जाएगा, dv के बराबर। आपने फार्मूला ये वाला ज़हन में रखना है, एक को u लेट कर लेना और दूसरे को dv। देखें मैंने x को u लेट कर लिया और dv मैंने किसको लेट कर लिया, cos x को लेट कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वही जिस तरह हमने फार्मूला बनाया था ना, वो वाली टेक्निक लगाएंगे। इस तरफ d अप्लाई करें, इस तरफ d, तो ये du बन गया। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है जब d अप्लाई करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो साथ हमने क्या लगाना है, dx लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये dv है, तो dv किसके बराबर आ जाएगा, cos x dx के, ठीक है। dv किसके बराबर आ जाएगा, cos x dx के। तो यहाँ पे v किसके बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा हमारा, दोनों तरफ इंटेग्रल लगाएंगे तो d हमारा जो है इंटेग्रल से कट जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी, इस तरफ भी इंटेग्रल लग गया, इस तरफ d जो इंटेग्रल से कट गया, तो v बराबर किसके आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ cos x dx। तो ये हमारा किसके बराबर, यहाँ पे सॉरी dx भी लगाएं, dv को आपने क्या लगाना है, पूरा ये वाला फंक्शन लेना है, ये वाला पूरा फंक्शन ये, ठीक है, cos x dx, ठीक है, cos x dx dv को लेट करना है। तो dv यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन और d कट गया, इधर v बच गया और इधर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है। तो वो हमने v की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, sin x आ गई, ठीक है। अब वो फार्मूला लिखें, u डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ v डी यू। तो यहाँ पे आप u की वैल्यू x है, dv की वैल्यू cos x dx, ये इंटेग्रल ये वाला, u की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, x, तो x लगा लें, v की वैल्यू क्या आई है, sin x, तो sin x लगा लें, ये वाला माइनस माइनस आ गया, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v की वैल्यू हमारे पास sin x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x साथ क्या आ जाएगा, sin x dx आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो sin x dx आ गया, तो देखें कि अब ये x sin x वैसे ही आ गया, और sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x, तो ये प्लस माइनस cos x, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस cos x, तो प्लस c साइन जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे सिंपल हमने फार्मूले में कीमतें पुट की हैं, u की कीमत हमारी x थी, तो जी ये देखें हमने x लगा दिया, v की कीमत sin x आई, तो sin x माइनस माइनस इंटेग्रल इंटेग्रल v की वैल्यू sin x, और du की वैल्यू क्या आई थी, 1 dx, तो ये देखें dx लगा दिया, सिंपल। तो ये देखें अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर इंटेग्रल ऑफ ln x dx, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे दूसरा फंक्शन 1 होगा, ठीक है। जहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होगा, सिंपल एक फंक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो दूसरा फंक्शन हमने क्या करना है, वो 1 बन जाएगा, और 1 हमेशा एक क्या होता है। तो देखें यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो अलजब्राइक है ये वाला, ये अलजब्राइक फंक्शन को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, तो इसको हमने u के बराबर नेचुरल लॉग ऑफ x, दोनों तरफ d अप्लाई किया, तो du नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, और साथ dx लग गया, और dv हमने किसको लेट करना है, dv फिर 1 dx, इसको तो हमने लेट कर लिया u के बराबर, और फिर 1 dx को हमने dv के बराबर कर लिया। तो दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करें, तो इंटेग्रल अप्लाई किया, d कट गया इंटेग्रल से, तो यहाँ पे v बचा, तो v इज इक्वल टू 1 dx, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये फार्मूला दोबारा लिखें, फार्मूले में u की जगह पे ln x, dv हमारे पास किसके बराबर था, dx के, तो ये देखें dx आ गया यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे u की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x, v की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, x, v की वैल्यू, तो ln x इंटू एक्स माइनस, ये यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आई है x, तो x लगा दें, तो du की वैल्यू क्या आई है, du की वैल्यू 1/x dx, तो ये लगा दें, ठीक है। x से कट जाएगा, ठीक है, बाकी ये x नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो ये देखें माइनस x आ गया प्लस c हो गया, ठीक है, ये हमारा एवेलुएट हो गया।
तो अब वो नेक्स्ट बता रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं कि जहाँ पे हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक ही क्वेश्चन में 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स लाइक, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स इस तरह के हों कि एक्स की पावर n डॉट ई की पावर ए एक्स, ठीक है, आप इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर n-1 हो जाएगा, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह एक्स की पावर n इंटू साइन बी एक्स, यानी कि अगर x की कोई पावर आ जाती है, फ़र्ज़ करें x की कोई पावर आ जाती है, तो फिर हम इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन में x की कोई पावर आ जाती है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं। तो क्या होगा, अगर हमारे पास ये आपने याद रखना है, अगर कोई x की पावर आ जाए, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक में x सिंपल 1 पावर था और एक में नेचुरल लॉग ऑफ x था। तो यहाँ पे अगर पावर आ जाएगी x की, 2 आ गई, 3 आ गई, अगर 3 आएगी तो हमें 3 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2 आएगी तो 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये सबसे पहली एग्जांपल में ही हमारे पास एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर 2x dx आ गया। तो ये देखें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा अलजेब्राइक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट पे होती है, तो इससे पहले अलजेब्राइक की होती है। तो अलजेब्राइक को हम यू लेट कर लेंगे और डी वी किसको लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है, ये वाला पूरा फंक्शन, ये बाकी। तो u हमने यू एक्स के स्क्वायर के, तो दोनों तरफ d अप्लाई करें, तो इस तरफ डी यू बन गया और d इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x आया तो साथ क्या लगाना है, dx लगाना है। अब दूसरा फंक्शन dv है, e की पावर 2x dx आ गया। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करें तो dv इंटेग्रल से कट जाएगा तो v आ जाएगा। e की पावर 2x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव लेके हम नीचे लिख देते हैं इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। e की पावर 2x हमने ऊपर लिखा, तो नीचे 2x का दोबारा डेरिवेटिव 2 आया तो वो नीचे लिख लिया, ठीक है। अब अप्लाई करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला फार्मूला लिखा हमने। u की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, डी की वैल्यू e की पावर 2x dx और इंटीग्रेशन, ये तो हमारा क्वेश्चन था ना। अब u की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, v की वैल्यू e की पावर 2x ओवर 2, ये देखें v की वैल्यू e की पावर 2x ओवर 2, ये मैंने लगा दिया। ये माइनस माइनस इंटेग्रल इंटेग्रल, v की वैल्यू e की पावर 2x ओवर 2 आई है और इंटू डी यू की वैल्यू आई है 2x dx। तो ये देखें 2x dx, यहाँ से हमारे पास 2 से कट गया, 2 से कट गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास ये 1/2 को अलहदा कर लें, 1/2 एक्स स्क्वायर अलहदा हो गया, e की पावर 2x हमने 1/2 को यानी हमने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर e की पावर 2x ये सिंप्लीफाई हो के आ गया, माइनस ये 2 से कट गया था और x e की पावर 2x dx आ गया, ये x एक बचा था और e की पावर 2x साथ ये dx आ गया, ठीक है। अब देखें कि अगेन यहाँ पे एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, क्योंकि ये दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्राइक को आपने u के बराबर लेट कर लेना है x, तो यहाँ से du की वैल्यू 1 dx आ जाएगी और v dx को आपने ये वाला लेट कर लेना, e की पावर 2x dx, और v की वैल्यू e की पावर 2x 2 आ जाएगी। आप अगेन यहाँ पे ये वाला वैसे ही साथ चलता रहेगा, माइनस यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला फार्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। ये देखें u की वैल्यू यहाँ पे x आई, v की वैल्यू यहाँ पे e की पावर 2x/2 आ गई। ये चीज़ वैसे ही साथ चलती रहेगी, क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ना, इस पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की है। तो ये देखें ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये वाला माइनस भी वैसे ही आ गया, और इसकी जगह पे हमने ब्रैकेट्स लगा के माइनस, ये मैंने समझा दिया कि u की वैल्यू x आई, v की वैल्यू ये आई, माइनस ये इंटेग्रल और यहाँ पे v की वैल्यू e की पावर 2x dx और du की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 dx। तो ये देखें dx आ गया। अब सिंपल क्या करना है, इसको भी आपने ये वैसे ही आ गया, इसको भी अलहदा करके 1/2 एक्स ई की पावर 2x अलहदा करके लिख लें, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा इसको, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, e की पावर 2x dx आ गया। अब e की पावर 2x dx, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर 2x प्लस ओवर 2, e की पावर 2x ओवर 2 आ जाएगा। तो सिंपल, बाकी ये भी वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया। यहाँ पे सिर्फ e की पावर 2x की इंटीग्रेशन हमने ये लगाई है, ये 1/2 वैसे ही आ गया और प्लस c लगा दिया, ठीक है। ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट भी हमें जो है वो 2 दफ़ा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये देखें,
ई की पावर एक्स कॉज एक्स, इसको हमने लेट कर दिया पूरे इंटेग्रल को आई के बराबर है, ठीक है, आई इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल, ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक की इससे पहले या तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम यू के बराबर लेट कर लेंगे तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा, कॉज एक्स की डेरिवेशन होती है माइनस साइन एक्स, तो साथ क्या लगाएंगे, डी एक्स लगाएंगे। फिर कॉज एक्स डी एक्स को हम क्या लेट करेंगे, ई की पावर एक्स डी वी, ई की पावर एक्स डी एक्स को डी वी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, डी वी लेट कर लेंगे क्योंकि हमने यू जो है वो कॉज एक्स को लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन डी और इंटीग्रेशन काट गए तो वी आ गया, तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगी, ये वाला ई की पावर एक्स आ गई। अब हम फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, ये वाला, ठीक है। तो सिंपल यू की जगह पे ई की पावर एक्स, डी वी की जगह पे कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है, बल्कि यू की जगह पे कॉज एक्स, डी वी की जगह पे ई की पावर एक्स डी एक्स। ये देखें ना, ये लेट किए हुए हैं हमने, जो लेट किया होगा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यू की वैल्यू हमने कॉज एक्स रखी थी, वी की वैल्यू हमें क्या मिली है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स आ गया माइनस ये इंटीग्रेशन, ये वाली इंटीग्रेशन, और v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, e की पावर x, तो ये e की पावर x, du की वैल्यू हमने माइनस साइन एक्स डी एक्स निकाली थी, तो ये आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है कि ये माइनस को माइनस से प्लस कर देना है और ये वाली चीज़ वैसी चलती रहेगी, और ये किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर। ये इंटीग्रेशन हमने किसके बराबर लेट की थी, आई के बराबर, तो ये e की पावर x कॉज x वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और e की पावर x साइन x डी एक्स आ गया। अब देखेंगे ये अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें, ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई। इसको हम ई की साइन एक्स को हम यू के बराबर लेट कर लेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई की पावर एक्स डी एक्स को हम डी वी के बराबर लेट कर लेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है और इसको लास्ट पे प्रायोरिटी मिलती है। यू तो डी यू यहाँ से किसके बराबर आ गया, कॉज एक्स डी एक्स के, और डी वी यहाँ से हमने लेट किया ई की पावर एक्स डी एक्स के, और वी की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के, और v यहाँ से e की पावर x का क्या इंटीग्रेशन होती है, e की पावर x, ठीक है। तो सिंपल आपने ये वाली चीज़ वैसे ही लिख ली, और इस इंटेग्रल की जगह पे हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला फार्मूला लगा के, ये देखें u की वैल्यू यहाँ पे हमने साइन x की तो साइन x आ गया, v की वैल्यू हमें e की पावर x मिली तो ये e की पावर x आ गई, ये माइनस माइनस आ गया, इंटीग्रेशन आ गई, v की वैल्यू हमें e की पावर x e की पावर x आ गई, और डी यू को हमने क्या निकाला है, कॉज एक्स डी एक्स, तो डी यू की जगह पे कॉज एक्स डी एक्स, इस डी यू की जगह पे कॉज एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, ई की पावर एक्स कॉज एक्स वैसे ही आ गया, ये ई की पावर एक्स साइन एक्स वैसे ही आ गया, माइनस इसको इंटीग्रेशन में करते हैं। अब ये वाला अगेन हमारा क्वेश्चन बन गया, जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया था ना, ये वाला हमारा अगेन क्वेश्चन बन गया, और इसको हमने किसके बराबर लेट किया था, आई के बराबर, तो इसकी जगह पे आपने सिंपल आई पुट कर देना है, ये पूरे इंटेग्रल की जगह पे आई पुट कर देना है क्योंकि हम इसको आई लेट किया था शुरू में। तो ये और ये दोनों चीज़ें वैसे आ गई, इसकी जगह पे माइनस आई लिख दिया, और ये माइनस आई उस तरफ जाके अब अगेन इसको हम आई के बराबर, एक और आई को लेट कर लेंगे इसके बराबर, तो ये वाला आई उस तरफ जाके 2i हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज़ ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इस तरफ जाके 1/2 हो जाएगा, और बाकी सारी ये वाली चीज़ सेम उसी तरह हमारे पास आ जाएगी, और प्लस सी कांस्टेंट का आ जाएगा, साइन प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द डेफिनेट इंटेग्रल वर्जन। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम डेफिनेट इंटेग्रल पे, जहाँ पे हमें अपर और लोअर लिमिट दी गई हो वो डेफिनेट इंटेग्रल होता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो कैसे काम करती है, तो उसके लिए हमें पता होता है कि जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा लेस देन होती है अपर लिमिट से, यानी ए जो है वो लेस देन होता है बी से। तो ये देखें ए से बी तक डेफिनेट इंटेग्रल यू डी वी, तो ये हमारा अब डेफिनेट इंटेग्रल वाला वर्जन है। पहले हम पढ़ रहे थे यू डी वी सिंपल इंटेग्रल, वहाँ पे क्या था, ये अपर और लोअर लिमिट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट आ गई, साथ यू डी वी। ये सिर्फ वही फार्मूला है जो हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला पढ़ के आए हैं, यू डी वी इंटीग्रेशन यू वी माइनस दिस। तो जहाँ जहाँ पे इंटेग्रल था वहाँ पे हमने अपर और लोअर लिमिट लगा दी, यहाँ पे इंटेग्रल था हमने अपर और लोअर लिमिट लगा दी, ये माइनस साइन और यू वी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे यू वी और बी ए, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम करके आए हुए हैं, ठीक है। ये आपको याद हो तो जब हमने फार्मूले की डेरिवेशन की थी तो ये इंटीग्रेशन हम करके आए थे। ये देखें ये वाली इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड फार्मूला दूसरा था ना वो भी मैंने लिख दिया है, जो हम
नहीं इस्तेमाल कर रहे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। तो देखें ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है यू वी डी एक्स, और इसके भी लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी, ये यू और वी डी एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जहाँ जहाँ पे इंटेग्रल था हमने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी। ये वाला दूसरा फार्मूला था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इसको भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ज़्यादातर हम यही करते हैं। इसमें ये देखें कि ये वाली टर्म जो है ना, इसमें हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि ये देखें यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके हमने इसको u और v लिखा है। ये देखें ना, u तो कांस्टेंट था, बाहर था, तो u हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। और v की जब इंटीग्रेशन करके हमने इसको v लिखा है, तो ये b और a अपर और लिमिट, अपर और लोअर लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटीग्रेशन हम सिर्फ इसकी करेंगे, ये इसकी वाली, और ये तो हमें क्वेश्चन गिवन होगा ये वाला। तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल कि x e x डी एक्स 0 से लेकर 1 तक दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहला फंक्शन x था, उसको u लेट कर लें, तो दूसरा फंक्शन e की पावर x होगा। तो देखें x e की पावर x माइनस e की पावर x dx आ गया, ठीक है। ये देखें सिंपल हमने क्या किया कि 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन थी, तो यहाँ पे भी इसको 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। बल्कि नहीं, सिंपल आपने क्या करना है कि पहले आपने x e की पावर x dx इंटीग्रेशन, इसको बगैर अपर और लोअर लिमिट के हल करना है। कौन सा मेथड लगाकर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले आपने इसको u के बराबर इस फंक्शन को लेट कर लेना, और इसको dv के बराबर लेट करके आपके पास ये वाली चीज़ आएगी सॉल्व करके। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते रहे हैं ना, आपने एक दफ़ा लिमिट्स को भूल जाना है, अपर और लोअर लिमिट को भूल जाना है। फिर आपने पहला फंक्शन u x को लेट कर लेना और e की पावर x dx को dv के बराबर लेट करके सेम वही प्रोसीजर लगाना है, और आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी x e की पावर x माइनस दिस थिंग आ जाएगी। अब हमें लिमिट्स अप्लाई कर दें 0 और 1, 0 और 1। तो देखें यहाँ पे हमने u v पे भी लिमिट्स अप्लाई की हैं, तो b a, ये देखें u v हमारा ये था, तो इस पे भी इस तरह लिमिट्स अप्लाई कर दें, और ये इंटीग्रेशन थी, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये देखें इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 0 अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। माइनस ई की पावर x की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर x, तो 1 0 लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर ई आएगा, माइनस यहाँ पे ई की पावर x पे हम 1 पुट करेंगे तो ई आएगा, माइनस ई की पावर 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ई माइनस ई कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने जो आपको डेफिनेट इंटेग्रल दिया होगा, पहले आपने उसको लिमिट्स को भुलाकर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके फिर आपने जहाँ जहाँ पे फार्मूले में ये जो फार्मूला है इसमें लिमिट्स दी गई हैं, वहाँ वहाँ पे आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। ये आपका एक और क्वेश्चन है कि 0 से लेकर π/2 x डॉट साइन x dx, दो फंक्शन x और साइन x dx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें x पहले मिलेगा हमें, तो x के बराबर u लेट कर लिया, तो यहाँ से du की वैल्यू 1 dx आ गई, तो dv को हमने sin x dx लेट किया। अब ये देखें मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो dv sin x dx आ गया, तो यहाँ से v की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो इंटीग्रेशन sin x की होती है माइनस cos x, यानी कि v की वैल्यू हमारे पास माइनस cos x आ गई। अब आपने क्या करना है, 0 से लेकर π/2 x sin x dx। तो सबसे पहले हमारे पास u और v होता है ना, यहाँ पर u और v, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x, v की वैल्यू हमारे पास माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लिया, और cos x और लिमिट्स π/2 से 0 प्लस ये 0 से लेकर π/2 और v की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस cos x, ये माइनस यहाँ पे जो आ गया माइनस को प्लस कर देगा, तो ये देखें cos x और हमारे पास क्या आ जाएगी dv, यहाँ पे du होता है ना du, तो du की वैल्यू dx है, तो ये मैंने साथ dx लगा दिया। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसमें जब पुट करेंगे तो ये π/2 x की जगह π/2 और यहाँ पे cos की जगह पे x की जगह पे π/2, तो cos π/2 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, तो ये पूरी चीज़ को 0 कर देगा। जब ये लिमिट लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगी, ठीक है। प्लस साइन x π/2, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो sin x तो π/2 और 0, और sin π/2 1 के बराबर होता है, sin 0 0 के बराबर, तो माइनस ये 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेफिनेट इंटेग्रल होता है
वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व होगी ए से लेकर बी तक, एक कर्व होगी और दूसरा एक्स एक्सिस होगा, उसके दरमियान जो एरिया होता है वो हमें कौन सी चीज़ देती है, वो हमें डेफिनेट इंटेग्रल देता है। ये वाला डेफिनेट इंटेग्रल क्या देता है हमें, कर्व के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया होता है वो हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल देता है। इसकी एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि हमारे पास फंक्शन ये है 2x+1 और इंटरवल ये है, तो इस इंटरवल को फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें 1 से लेकर 3 तक तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये देखें इंटीग्रेशन सिंपल सी है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल गया, एक्स की इंटीग्रेशन x² 2 से कट गया, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x तो 3 से 1 लिमिट्स, तो ये देखें x² प्लस एक्स अपर लिमिट ये आ गई माइनस लोअर लिमिट 1 ये आ गई, तो इसका एरिया 10 आ गया। ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी कि डेफिनेट इंटेग्रल हमें क्या देता है, वो एरिया अंडर द कर्व और बिटवीन द एक्स एक्सिस देता है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, यानी कि दो फंक्शन हमें दिए गए होंगे और उनके दरमियान एरिया जो बाउंडेड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बट इन मैनी प्रॉब्लम्स वी आर इंटरेस्टेड इन द स्पेस ट्रैप्ड बिटवीन टू फंक्शन। कह रहा है कि बहुत सारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे हमें दो फंक्शन के दरमियान जो एरिया ट्रैप होता है, जो बाउंड होता है एरिया, वो हमें फाइंड करना पड़ जाता है, नॉट जस्ट वन कर्व एंड द एक्स एक्सिस। जिस तरह के हम पहले करते रहे हैं कि एक कर्व थी और दूसरा एक्स एक्सिस के दरमियान हमें एरिया किस तरह मिलता था, वो हम डेफिनेट इंटेग्रल यानी कि उसको सॉल्व करके हमें एरिया मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि दो फंक्शंस के दरमियान एरिया जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो है इस अपने डेफिनेट इंटेग्रल के नॉलेज को हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें दो फंक्शंस के दरमियान एरिया भी मिल जाएगा। तो ये देखें, ये एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। तो हमने ये वाला जो एरिया जिसको मैंने पेंट किया हुआ है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इंटेग्रल ऑफ टॉप कर्व माइनस बॉटम कर्व, तो हम जो इंटेग्रल अपर जो कर्व होगी उसका इंटेग्रल, ठीक है, और उसको उसमें से माइनस कर देंगे बॉटम कर्व का जो इंटेग्रल होगा, यानी कि जो नीचे वाली कर्व का इंटेग्रल होगा हम उसको माइनस कर देंगे अपर वाले इंटेग्रल के कर्व से, ठीक है। तो हमें जो एरिया मिल जाएगा वो इन दो कर्व्स के दरमियान जो एरिया ट्रैप है, बाउंडेड है, वो हमें मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कि अगर हम अपर वाला जो इंटेग्रल, अपर वाला जो फंक्शन है उसका इंटेग्रल लें और उसमें से माइनस कर दें लोअर वाले के फंक्शन के इंटेग्रल को, तो हमें इन दोनों के दरमियान जो एरिया होगा वो मिल जाएगा। तो देखें कि इसका फार्मूला हम कैसे करेंगे कि इफ़ वन कर्व लाइज अबव द अदर, कि एक कर्व अगर ऊपर है, ये वाली कर्व अगर ऊपर है और दूसरी जो है इसके नीचे है, जी एक्स इसके नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स में से जी एक्स को माइनस कर देंगे, यानी जो ऊपर होगा उसका एरिया उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे वाले की वैल्यू कम होगी, तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को फंक्शन को माइनस कर देंगे। तो द हाइट ऑफ ईच स्लाइस इज अप्रॉक्सीमेशन विद द रेक्टेंगल्स, और हम क्या करेंगे कि हम इनके दरमियान जो एरिया होगा ना उसको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में, उसी तरह जिस तरह हम पहले करते रहे हैं रेक्टेंगल्स में चेंज कर लेंगे छोटी छोटी में। तो क्या करेंगे कि उसका जो हाइट होगी रेक्टेंगल की वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें इस चीज़ से मिलेगी, ये वाले फंक्शन से, ठीक है। ये वाला जो हम फंक्शन माइनस कर रहे हैं दो फंक्शंस को, तो उससे हमें हाइट मिल जाएगी। ये देखें ना, एक फंक्शन ऊपर है और दूसरा फंक्शन नीचे है, तो अगर हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है और हमने इसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया, डिवाइड कर लिया, तो अगर हमने एक रेक्टेंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है तो एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को हम माइनस कर लेंगे तो हमें रेक्टेंगल की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। और हाइट मिल गई तो रेक्टेंगल की हाइट मिल गई, तो अगर उसके एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स हमने ली है एक, तो हमने जो रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा था वो एरिया होता है कि हाइट हमारी ये थी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और विड्थ हमारी डेल्टा एक्स थी। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो अगर हमने इस एरिया को एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, अगर हमने इस एरिया को एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, तो हम क्या करेंगे, तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करेंगे। तो ये समेशन का साइन आई से लेकर 1 तक, 1 से लेकर n तक का क्या मतलब है कि हमने इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, फिर उसके एरिया को, एरिया क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एरिया था, और n रेक्टेंगल थी तो n रेक्टेंगल के एरियाज को हमने जमा किया है, ऐड किया है, ठीक है।
तो अगर हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन, हम मज़ीद अच्छी अप्रॉक्सीमेशन चाहते हैं, तो वो किस तरह मिलेगी कि हम अगर उस एरिया को बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। यानी पहले हमने n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था ना, तो अगर हम उसको इन्फिनिट रेक्टेंगल्स में ऐड कर दें, यानी कि नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दें, तो हमारा जो एरिया होगा वो और ज़्यादा अच्छा हमें मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो लिमिट होगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इन्फिनिट कर देंगे। तो वो जब इन्फिनिट होगी, तो जब हम इस पे इन्फिनिटी वाला फॉर्म लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल बन जाता है, यानी जिसको हम रीमान सम भी बोलते हैं, a से लेकर b तक डेफिनेट इंटेग्रल a से लेकर b तक, और f ऑफ x माइनस g ऑफ x और साथ dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखें कि R जो है वो रीजन है बाउंडेड बाय टू कर्व्स। ये दो कर्व्स हैं, f ऑफ x ऊपर है और g ऑफ x नीचे है, और R ये रीजन है। इसके दरमियान हमने 1 से लेकर 5 तक हमने इस रीजन का ये R जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, और इंटरवल हमें 1 से लेकर 5 तक गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वो वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और ए से लेकर बी तक, ए हमारा 1 है, बी हमारा 5 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये वाली गिवन है वो रखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है वो रखें, ब्रैकेट्स को खोल दें, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी, इसकी इंटीग्रेशन करें। ठीक है, -1/2 हमारा बाहर निकल जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन होती है x²/2, तो वो दोबारा जब आप -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x²/4 आ जाएगा। यहाँ पे 9/2 कॉमन है, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये 1 से लेकर 5 तक। ये देखें, पहले 5 हमने इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट 5 पुट करें, फिर लोअर लिमिट 1 पुट करें, तो ये हमारे पास थोड़ी सी सल्यूशन है। सॉल्व करेंगे इसको अलजबरा। ठीक है, सिंपल सी जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उसको सॉल्व करके ये 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ आर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और दूसरा जी ऑफ एक्स एक्स की पावर 4, ये इस तरह करके ये वाला। ठीक है, तो फाइंड एरिया ऑफ आर, तो ये जो रीजन है इसके दरमियान हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे एक हमें जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमें ये 0 नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए हमें इंटरवल भी चाहिए होता है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 5 तक गिवन था ना। तो ये देखें, जब हम इस पिक्चर को देखें तो ये हमें एक पॉइंट तो ये 0 नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये जहाँ से ये एरिया स्टार्ट हो रहा है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट नहीं हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, दूसरा पॉइंट हमें वहाँ पे मिलेगा। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों कर्व्स को आपस में बराबर रख दें। तो दोनों कर्व्स को बराबर रखा तो x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 एक x को उठा के इस तरफ ले जाएं, तो x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x कॉमन ले, और x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे x के दो सोल्यूशन आएंगे कि x इज इक्वल टू 0 और x जो है वो 1 के बराबर। ठीक है, तो इंटरवल हमारा फिर क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 1 तक बन जाएगा। तो सिंस हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है जी ऑफ एक्स से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऊपर है और जी ऑफ एक्स नीचे है, तो ये बड़ा है। और इस पूरे इंटरवल में ये जो 0 से लेकर 1 तक इंटरवल है, आप इसमें कोई भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि ये ऊपर है और जी ऑफ एक्स नीचे है। तो अब आप क्या करें कि इसको 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फार्मूला डी एक्स लगाएं। एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है, जी ऑफ एक्स हमारा माइनस एक्स की पावर 4 आ गया, डी एक्स आ गया। सिंपल सी इंटीग्रेशन करें 0 से लेकर 1 तक, इंटीग्रेशन अप्लाई करके ये 3/10 आंसर आ गया। तो ये हमारा सिंपल सा थोड़ी सी मैंने ये कर दिया 1/2, क्योंकि ये 0 नीचे वाली 0 लिमिट पुट करेंगे तो सारा आंसर 0 आ जाएगा। सिर्फ अपर लिमिट के लिए हमारी वैल्यू आएगी, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/5 दोनों को माइनस करेंगे तो 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई मसला हो परेशानी हो तो कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।